हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम आए हैं पावर शेयरिंग आप लोग को पढ़ाने। और ये पावर शेयरिंग का सेकेंड लेक्चर, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बहुत चीजें पढ़ा रखी है। जो कुछ लेफ्ट पोर्शन है वो आज हम कवर करेंगे। ये वीडियो बनाने का मेन जो कारण है, ताकि टेंथ के जो स्टूडेंट है उन्हें रिवीजन करने में आसानी हो। और मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि आपको इससे काफी बेनिफिट्स मिले। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। तो हमने पहले ही बता रखा है पावर शेयरिंग एक्चुअली होता क्या है। पावर का शेयरिंग का मतलब सिंपल सी बात हो गई, जिस देश में पावर शेयर किया जाता हो। अब शेयर करने का अर्थ हो गया किसके बीच, जैसे मान लीजिए आपने सुना जुडिशियरी, आपने सुना होगा लेजिस्लेचर, आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव। अब देखो इंडिया में ये तीन जो पिलर है, इस तीन पिलर पे आपका देश चल रहा है। लेजिस्लेचर वन वो इम्प्लीमेंट्स द लॉ। लेजिस्लेचर वह होते हैं जो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव वह होते हैं जो इसे इम्प्लीमेंट्स करते हैं। इम्प्लीमेंट्स मतलब होता है लागू करना। और जुडिशियरी वह होते हैं जो इसे इंटरप्रेट्स करते हैं। क्या करते हैं? इंटरप्रेट्स। अब ये तीनों का जो काम है तभी संभव है जब तीनों को पावर इन इक्वल मैनर दिया जाए। और हम इस पावर शेयरिंग को कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जो आप आगे पढ़ोगे। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मतलब तीनों को लगभग देखा जाए तो पावर बराबर मिला है। ये इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। मतलब सिंपल है कि तीनों का पावर क्या है? बराबर है। इसका एक मतलब ये भी है कि सपोज एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? मिनिस्टर्स। कौन होता है? आईएएस ऑफिसर्स। ये सब किसमें आते हैं? एग्जीक्यूटिव में। आपके प्रधानमंत्री हो, या आपके राष्ट्रपति हो, या आपके होम मिनिस्टर हो, ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव में। तो मान लीजिए अगर एग्जीक्यूटिव का कोई बंदा, कोई मिनिस्टर अगर कुछ गलत कार्य करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लूट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, सरकारी जो भी संपत्ति उसका गलत मतलब फायदा उठाते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और वह मामला कोर्ट पहुंचेगा, यानी जुडिशियरी के पास। अगर जुडिशियरी कुछ करेगा तो इधर ये सुन सीबीआई कुछ करेगी, फिर एग्जीक्यूटिव में सीबीआई भी आ जाती है। फिर कहने का अर्थ है कि तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। और तीनों एक दूसरे को पावर को चेक करते हैं। इसी के लिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को कहा गया चेक एंड बैलेंस। क्या कहा गया? चेक एंड बैलेंस। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए तीनों एक दूसरे को पावर को चेक करेंगे। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों एक दूसरे को पावर को चेक करेंगे। और पावर चेक करने की विधि को हम कहते हैं चेक। ये हुआ चेक। और फिर पावर को क्या करेंगे? बैलेंस। मतलब कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। So horizontal power sharing means the power distributed among three organs in equal manner, and three organs can check each other and make the power balance. This is judiciary, executive and legislature. So this is all about power sharing. हमने एक ये पढ़ा। दूसरा आप ये पढ़ोगे कि किसी भी देश में जब पावर शेयर किया जाता हो, और सेंट्रल, स्टेट और लोकल, यानी इसे कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी ऊपर से नीचे की क्रम में। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम नेशनल या हम कहते हैं केंद्र सरकार भी कहते हैं। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। और एक होता है लोकल गवर्नमेंट, जो आप पंचायत, और पंचायत में आप मुखिया देखते होंगे, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड पार्षद देखते होंगे। ये तीन लेवल पे चुनाव होते हैं हमारे देश में। तो आप ये कह सकते हो कि तीन लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोकल, सेंट्रल और स्टेट्स। तीन लेवल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम इसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं फेडरल पावर, फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कंट्री। सो पावर शेयरिंग क्या होती है? हमने देखा पावर को शेयर किया जाता है अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। और साथ ही साथ अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हमने ये देखा पावर शेयरिंग। और साथ ही साथ आप फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस, किस प्रकार बेल्जियम खुद को टूटने से बचा लेता है, और एट द सेम टाइम श्रीलंका में सिविल वार हो जाते हैं क्योंकि वहां पावर शेयरिंग नहीं होती है। अब ये श्रीलंका की हम बात कर रहे थे। अगर आप उसमें पढ़ो, एक टॉपिक आएगा मेजोरिटेरियनिज्म। सो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ जो ये कहे कि किसी भी देश में केवल
मेजोरिटी ही रूल करेगा, मेजोरिटी ही रूल करेगा। अब आप सोचो, आप इंडिया में रह रहे हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, एंड सपोज केवल हिंदू अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए उसमें ही हो जाए तब्दीली कि ओनली हिंदू कैन रूल ओवर इंडिया, तो आप समझ लो देश में क्या स्थिति बन सकती है। क्योंकि इसके अलावा जो भी धर्म के लोग होंगे वे प्रोटेस्ट करेंगे, अपने राइट अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे, और आपके देश में क्या देखने को मिलेगा? सिविल वार, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। सो हम कभी नहीं चाहेंगे वैसा हो। दिस इज ओनली एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। सो हमने श्रीलंका में ही देखा कि श्रीलंका में सिन्हाला जो थी कम्युनिटी, उसने अपनी सुप्रीमेसी को लाने के लिए तमिल के ऊपर इस एक्ट को लाया, दैट इज 1956 में लाया, मेजोरिटेरियनिज्म एक्ट। इस एक्ट का मतलब ये था कि केवल सिन्हाला का रिस्पेक्ट होगा, केवल सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। और सपोज मान लीजिए कहीं जॉब वैकेंसी निकलती है या कहीं कॉलेज में एडमिशन हो रही है, तो फर्स्ट जो रेफरेंस दी जाएगी ओनली सिन्हाला। अगर कुछ सीटें बच गई तब जाकर किसी और को दी जाएगी, तमिल या किसी को दी जाएगी। अब आप ये सोचो कि क्या मेजोरिटेरियनिज्म अच्छा सिस्टम है क्या? इज इट ओके इन एनी कंट्री? नहीं, कभी नहीं। अगर किसी देश में मेजोरिटेरियनिज्म लागू है, इट मीन्स वह आपके देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आपके देश में हमेशा सिविल वार, दंगे, हिंसक झड़प होते रहेंगे और कभी भी शांति नहीं बन पाएगी। सो मेजोरिटेरियनिज्म एक बहुत बड़ी कमी है किसी भी देश में, है ना। तो हमने डिस्कस किया मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो सीबीएसई अगर सवाल आपसे पूछे कि मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स क्या होता है, तो आप सिंपल कहोगे एक ऐसा विश्वास कि जहां केवल और केवल मेजोरिटी शासन करे, जो कि रॉन्ग है। सो श्रीलंका में हमने देखा कि नाउ जैसे कि एग्जांपल देखें यहाँ पे, केवल सिन्हाला एंट्री कर सकता है, तमिल नो एंट्री, इंडियन तमिल हो चाहे लोकल कोई भी तमिल हो, क्रिश्चियन मुस्लिम नो एंट्री, ओनली सिन्हाला विल एंटर इन दिस एरिया। 1956 में एक एक्ट लाई श्रीलंकन गवर्नमेंट। उस एक्ट के अनुसार ये था कि सिन्हाला केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी, और जो सिन्हाला बोलेंगे उन्हें सबसे पहला पोजीशन दी जाएगी एडमिशन में, यूनिवर्सिटी या जॉब में। तो अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन लेने, तो अगर आप सिन्हाला बोलते हो लैंग्वेज, तो आपको नौकरी, आपको जॉब या कॉलेज में एडमिशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आप ये सोचो कि बेचारे तमिल का क्या होगा? अब तो तमिल आवाज उठाएगा, वो भी अपना राइट मांगेगा। सो हमने मेजोरिटेरियनिज्म समझ लिया। अब आगे, तो आखिर मेजोरिटेरियनिज्म लाने का क्या मकसद था? तो सबसे बड़ी मकसद ये थी, वो चाहते थे अपनी डोमिनेंसी लाने के लिए कि भाई हमारी संख्या ज्यादा तो हम डोमिनेंट होंगे, हमारी सरकार बननी चाहिए, हमारे लोग ही जॉब में होने चाहिए, हमारे लोग ही कॉलेज में होने चाहिए। तो इन्होंने एक फेवरिंग पॉलिसीज में लाई, फेवरिंग पॉलिसी, चाहे यूनिवर्सिटी में पोजीशन हो या जॉब हो, रेफरेंशियल पॉलिसी, यानी सबसे पहले किसका स्थान दिया जाएगा? सिन्हाला का। सपोज मान लीजिए आप कॉलेज में लाइन लगे हो, कॉलेज के बाहर एडमिशन लेने के लिए, और मान लीजिए, और ठीक है आप लोग तमिल हो, लेकिन मान लीजिए कोई बंदा एक आता अचानक सा और यहाँ खड़ा हो जाता है, वो बोलेगा मैं सिन्हाला बोलता हूँ, वो अपनी सिन्हाला लैंग्वेज में बात करने लगेगा, पता है इसको एडमिशन पहले होगा। फर्स्ट, द रीजन इज referential policy that favor Sinhala University and also in jobs। साथ ही साथ वो एक ही धर्म को ज्यादा बिलीव करते, दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को ही लेकर चलते थे, मतलब हर जगह बुद्धिज्म का प्रचार करना, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना, बुद्धिज्म को रेस्पेक्ट करना और बाकी धर्म को इग्नोर करना। तो कहने का अर्थ है कि केवल और केवल बुद्धिज्म को ही मानना है, बाकी को इग्नोर करना है। तो ये भी एक रीजन आप कह सकते हो श्रीलंका में सिविल वार होने का। अब बात है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, डिजायरेबल क्यों है? तो आप ये क्वेश्चन सीबीएसई या कोई भी पूछ सकता है, आपकी बुक में भी होगा कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल, जबकि मैं पहला वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप ये कहोगे पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है क्योंकि ये जो है कन्फ्लिक्ट को घटाता है, कम करता है। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट। अब समझिए कैसे। अब आप समझो कि आपके घर में या आपके भाई जो है या आपके अंकल कोई भी हो,
अगर वो ब्रदर 4 भाई हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो, मान लीजिए किसी भी चीज का बंटवारा हो रहा हो, अगर केवल 3 के बीच बंटवारा हुआ हो और एक को नहीं पूछा गया क्योंकि वो बाहर रहता है, तो आप सोचो क्या होगा। इस प्रकार की दीवार लग जाएगी, यानी चारों भाइयों में एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। द रीजन हियर इज शेयरिंग। तो जब पावर शेयरिंग होती है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता अगर शेयरिंग होती तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद। तो अगर चाहते हो कि देश में मतभेद ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो पावर को शेयर करना पड़ेगा। पावर शेयर होंगे तो जो सरकार आएगी, जो गवर्नमेंट होगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। अब समझो क्या होता है स्टेबल गवर्नमेंट। अब मान लीजिए स्टेबल टू गवर्नमेंट, मान लीजिए बिहार में चुनाव हुआ। बिहार में टोटल सीट कितनी है? 243, ठीक ना, विधानसभा की। और मान लीजिए बीजेपी या कोई भी पार्टी को आई 90 सीट, आरजेडी को भी आई 90 सीट, ओके, एलजेपी को आ गई 20 सीट। एक एग्जाम्पल है, आप पूरा जोड़कर मत सोचिएगा। जेडीयू को आ गई 36 या 46। आप सोचो, क्या किसी को अब अब सरकार बनाने लिए कितना चाहिए? आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 122। किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए चाहिए इसके हाफ से एक ज्यादा, यानी कि मेजोरिटी चाहिए, 122 चाहिए। 122 आएगी तब सरकार बनेगी। क्या किसी को 122 नंबर टच किया है? नहीं किया है। अब 122 टच नहीं किया, तब इसमें क्या करेगी बीजेपी या आरजेडी जो भी है, किसी दूसरे पार्टी से हाथ मिलाएगी और कोशिश करेगी। जैसे मान लीजिए बीजेपी जेडीयू अगर दोनों साथ आती है तो लगभग 120 क्रॉस कर जाएगी, मानिए 130 हो जाएगी। अब सरकार बन रही है, क्यों? क्योंकि 122 पार हो गया। दो पार्टी मिलकर, यानी दो पार्टी मिलकर अपने पावर को शेयर किया है और सरकार में आ रहे हैं। हम कह सकते हैं प्रोवाइड स्टेबल टू गवर्नमेंट, यानी अब सरकार जो है 5 साल चल सकती है। अगर नहीं आपस में मिलते तो सरकार नहीं बनती, दोबारा चुनाव होता। अब आपके सीबीएसई में बार बार जो पूछा जाता है कि भाई मोरल रीजन क्या होता है, व्हाट इज द मोरल रीजन। तो मोरल रीजन में जो मेरा मानना है, मोरल नैतिक आधार पर बताइए, तो तुम ये कहोगे पावर शेयरिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। सोल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जिस प्रकार आपके बॉडी में ब्लड है ना इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर पावर शेयरिंग किसी देश में नहीं है तो समझ लीजिए वो देश डेमोक्रेसी नहीं। सिंपल सी कहानी। तो आप यहाँ 2 पॉइंट है, आप मोरल रीजन में डाल सकते हो। पहला, पावर शेयरिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। 2 पॉइंट तो हम दे दिए। तीसरा आप ये भी पॉइंट डाल सकते हो, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, यानी पब्लिक को भी पावर शेयरिंग में क्या होता है, पब्लिक भी क्या होती है, अपने वोटिंग में पार्टिसिपेट करती है और सरकार को चुनने में मदद करती है। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल। सो रियल लीडर कौन है हमारे देश के, रियल पावरफुल कौन है, पब्लिक है। किसमें? डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि पब्लिक सरकार चुनती है, पब्लिक सरकार चेंज करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग। नाउ पावर शेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो पावर शेयर होते हैं अमाउंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन, चलो बताओ तुम, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे। कौन कौन? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, तीनों में पावर बांटे जाते हैं। ये होते हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो सीबीएसई पूछेगी कि डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो आप कहोगे पहला कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो लेजिस्लेचर, व्हाट इज लेजिस्लेचर? अगर कोई पूछे कि लेजिस्लेचर क्या है, तो तुम क्या कहोगे? लेजिस्लेचर मींस वन हु वन हु मेक्स द लॉ। चलो बच्चों लोग लिखोगे ध्यान से। लेजिस्लेचर मींस वन हु मेक्स लॉ, जो लॉ बनाते हैं, जो आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, दिस इज लेजिस्लेचर। सेकंड, एग्जीक्यूटिव, वन हु implements implements the law,
जो ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे उन्हें रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, और आराम से बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जुडिशियरी। जुडिशियरी वन हु इंटरप्रेट्स द लॉ। तो ये तीन होगी, इंटरप्रेट में व्याख्या करना। सपोज सरकार को संविधान में, सरकार कोई लॉ बनाती हो और वह लॉ संविधान के अनुरूप नहीं होता, संविधान के खिलाफ हो जाता है, या वो चीजें संविधान में मेंशन नहीं है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आ सकती है और इंटरप्रेट कर सकती है लॉ को, बोले कि नहीं भाई लॉ को बंद किया जाए, हो सकता है। So this is all about legislature, executive and judiciary. The power is shared among different organs of the government completed. Now, the power is shared among different level of government, जो मैं कुछ देर पहले बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब इसको कहा क्या, इसको क्या कह सकते हैं, वर्टिकल पावर से। वर्टिकल सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल, सबसे ज्यादा पावरफुल, फिर स्टेट, फिर लोकल। फिर होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा था बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आपने पढ़ा था, ये भी एक सोशल ग्रुप है। इसको पावर दिया गया है कि अपनी कम्युनिटी की देखरेख करे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बेसिक नीड्स हो। दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं। रिलीजियस ग्रुप कोई हो या कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल ग्रुप, इसमें पावर दी जाती है। आपने पढ़ा होगा आपके गांव में लोकल लेवल पे, अब बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, रिजर्व सीटें की जाती है चुनाव लड़ने के लिए, कि नहीं इस सीट पे केवल महिला मुखिया बनेंगी, या मुखिया कौन लड़ेगी, महिला लड़ेंगी, तो रिजर्व सीट की जाती है महिलाओं के लिए, विमेन्स के लिए, एस सी एस टी के लिए। दिस इज ऑल अबाउट सोशल ग्रुप। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को पावर दिया जाता है, प्रेशर ग्रुप को पावर दिया जाता है, और मूवमेंट को पावर दिया जाता है। अभी प्रेशर ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जो मूवमेंट करके सरकार पे प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे मान लीजिए सरकारी टीचर जो होते हैं, टीचर सभी एक ऑक्यूपेशन के हैं, क्या करेंगे, अनशन में बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, और सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमारी नौकरी को परमानेंट की जाए। तो इस प्रकार की जो अब बातें आती है ना, तो आप समझ लो कि वह जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और प्रेशर, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप। यानी प्रेशर ग्रुप में ये देखने को मिला है कि जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू अ सिमिलर ऑक्यूपेशन, सेम ऑक्यूपेशन, और वो प्रेशर मूवमेंट क्रिएट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं सरकार पे कि वो अपना डिसीजन को बदले। तो फॉर्म पावर शेयरिंग चार है, एक गवर्नमेंट हो गया, एक different level of government, different organ of government, and also different social group, and the last is political parties, pressure group, and movements. So this is all about form of power sharing. So now the देखिए जो पढ़ा है फिर से आ गया, पावर शेयरिंग अमॉन्ग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करता है, जुडिशियरी जो इंटरप्रेट करता है। यानी किसी प्रकार का मतभेद दो जैसे मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के बीच में कोई मतभेद होती है। अब बोलोगे सर कैसा मतभेद, अच्छा चलो गंगा रिवर को लेते हैं। गंगा यूपी होते हुए आती है, मान लीजिए इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार एक डैम बनाने लगती है, ठीक, ये रिवर आपकी गंगा। तो जब डैम बनेगी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, तो क्या होगा, इसके फ्लो जो होंगे ना बिहार में कम पड़ जाएंगे, बहुत स्लो आने लगेंगे, और गर्मी में काफी दिक्कत होगी। तो बिहार सरकार क्या बोलेगी, नहीं भाई तो दिक्कत है, अब हम कोर्ट जाएंगे। बिहार सरकार कहाँ पहुंचेगी, कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिजॉल्व करेगा, मतलब इसके ऊपर जो भी मतभेद है उसे कौन रिजॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अंपायर, अंपायर की तरह काम करता है। जब दो राज्य सरकार या एक राज्य सरकार और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ मतभेद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज अंपायर। सो नाउ नीचे देखिए, लेजिस्लेचर जुडिशरी कीप चेक ऑन ईच अदर। आप ये कह सकते हो ये तीनों जो है ना एक दूसरे को चेक करते हैं, इससे इसका नाम पड़ गया चेक एंड बैलेंस, और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों लोग, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस।
तो सीबीएसई अगर आपसे सवाल पूछे तो वो कौन सा पावर शेयरिंग है जिसको चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो एक होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है, तो हमने पढ़ा पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे ऊपर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल में मुखिया, जिला परिषद, ये पंचायत का चुनाव होता है, दिस इज लोकल गवर्नमेंट। अब तुम खुद सोचो चुनाव कितने जगह पे होता है। एक होता है लोकसभा का चुनाव जिससे प्रधानमंत्री चुन के आता है, एक होता है विधानसभा का चुनाव जिससे मुख्यमंत्री चुन के आते हैं, और एक होता है पंचायत का चुनाव जिसमें आपके मुखिया चुन के आते हैं, और जिला परिषद। ऐसे तमाम पोस्ट जो है। तो तुम सोच लो कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है। ये बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, है ना। दीज ऑल आर द बेसिक नॉलेज मस्ट नो। और एग्जाम से पहले इस वीडियो अगर देख लेते हो तो आई थिंक वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स आप जरूर देखें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। So under this arrangement, government and administration gives space to diverse social group. In this way, minority community gets very space. अब पावर शेयर होने से क्या होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक अच्छा एक स्पेस मिल जाता है। अब क्या होता है समझो, जैसे मैं पहले भी कहा था कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, समझो की बात, या कोई विधानसभा का चुनाव होता है, तो कुछ सीट जो होती है रिजर्व होती है। जैसे एससी हो गया या एसटी हो गया, तो तुम एक तरह से कह सकते हो कि पावर को शेयर किया गया है माइनॉरिटी के बीच में, ताकि उनके समुदाय से, उनके कम्युनिटी से भी कुछ लोग पार्लियामेंट पहुंचे, विधानसभा पहुंचे, और अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी कम्युनिटी का वहां पहुंच कर शेयर करें। सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ द पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड इज ऑल अबाउट द सोशल ग्रुप्स। फिर पावर शेयर किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट, जो मैं बता चुका हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए मैं बिहार का भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी पार्टी को, जैसे मान लीजिए 122 लाना था, 122 अगर विधायक जीत कर आती है तो सरकार बन जाएगी, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी और जेडीयू। 122 किसी का नहीं आया, इस केस में हो क्या होगा, पार्टी ए, कोई पार्टी ए कोई पार्टी बी है, मान लो इसको 90 आया, मान लो इसको 30 आया, ये मान लो इसको 40 आया, तो दोनों मिला कितना हो गया 130। 130 122 पार कर गया, पार कर गया, मतलब क्या हो गया, ये जो सरकार बना सकता है कौन, जो ये दोनों पार्टी मिलकर, इसे कहते हैं कोएलिजन, कोएलिजन गवर्नमेंट। कोएलिजन मतलब होता है टकराना, ठीक ना, टकराना। अब समझो पहले क्या होता है कोएलिजन। बिहार वैसे ही राजनीति का अखाड़ा माना जाता है, और मुझे यहाँ तक लगता है कि आप लोग को भी जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो नॉलेज है पॉलिटिक्स की, और बहुत हद तक हम क्लास में क्लियर कर चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स को। ये फर्स्ट टाइम होगा कि हम इस प्रकार वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ऐसे तो मैं क्लास में ही लेता हूँ, क्लासरूम में आकर। तो समझो कोएलिजन क्या होता है। कोएलिजन होता है व्हेन when no any party, when no any single party got get full majority, full majority, full majority, then two or more party, two or more parties comes together, comes together to form form the government। यानी इस केस में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पार्टी आपस में मिलकर क्या करेगी, सरकार बनाएगी। ओके, इसे कहते हैं कोएलिजन गवर्नमेंट। देखिए यहां भी लिखा, देखिए कोएलिजन गवर्नमेंट। अब कहोगे सर जो चुनाव से पहले मिल जाते हैं, अब चुनाव लड़ते उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गठबंधन, और इंग्लिश में से कहेंगे एलायंस। क्या कहेंगे, एलायंस, मतलब गठबंधन। चलिए नेक्स्ट। सो हमने पढ़ा था ये पहली वीडियो में टू एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। हमने पढ़ा था बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री कहाँ है, यूरोप में है। कहाँ है, यूरोप में है। तो बेल्जियम हमने, और श्रीलंका में। सो बेल्जियम हमने देखा, चलिए आगे देखते हैं। होगा बेल्जियम। बेल्जियम इज अ फेडरल मोनार्की वेस्टर्न यूरोप। इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में शामिल है।
और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है ब्राजील ब्रसल में, और ये नाटो का मेंबर है। इसकी ये सब सीबीएसई नहीं पूछती है। आगे पूछती है सीबीएसई, इसे कहते हैं इथनिक कंपोजिशन। क्या कहते हैं इसे? इथनिक कंपोजिशन। जैसे बेल्जियम में कौन से किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कौन से भाषा बोलते हैं, तो 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं। ये पूरी बेल्जियम की बात है। बट बेल्जियम की राजधानी में डच 20% है और फ्रेंच 80% है। तो अब तुम ये बताओ कि बेल्जियम मेजोरिटी कौन है? डच। और उसकी राजधानी यानी ब्रसेल में मेजोरिटी कौन है? फ्रेंच। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखो आगे क्या। ये पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को, है ना। तो होता ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है ना कि डच और फ्रेंच में नहीं बनती। फ्रेंच को लगता है, ओह सॉरी, डच को लगता है कि फ्रेंच हमसे ज्यादा रिच है, हमसे ज्यादा वेल्दी है, हमसे ज्यादा एजुकेटेड है। एक तरह से कह सकते हो कि डच जो है ना, जेलसी है, जल रहा है। अब जल तो रहा है, तो बट जल रहा तो करना क्या है? तो डच बोलता है कि भाई नहीं, अब देश बटेगा। मतलब कहने का अब ये धीरे धीरे टेंशन बढ़ता जा रहा है। अब टेंशन तो बढ़ रही थी, अब देखिए क्या होता है, टेंशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोनों मिलकर एक सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे ये होता है कि बेल्जियम अपने संविधान को इस प्रकार 4 बार चेंज करती है, बनाती है, और उसमें कुछ चीजों को शामिल कर की जाती है। इसमें ये होता है शामिल कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर जो होंगे बराबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ब्रसेल जो है सेपरेट स्टेट होगा, सेपरेट गवर्नमेंट वहां बनेगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ। एक थर्ड गवर्नमेंट बनी, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका काम होगा अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना। श्रीलंका को मैंने देखा, श्रीलंका पढ़ा चुका हूँ, है ना। श्रीलंका में रिटियन आया, तमिल है, मुस्लिम है, सिनारा तमिल है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। सिविल वार होता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। आई थिंक ओवर नाउ, है ना।